Am I audible? Yes, sir. पिछले क्लास में हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखेंगे। तो एक बार देख लेते कि हमारा जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या है। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन से कहते हैं। तो देखो, जब हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस किए थे, वहां पर हमने जो हिस्टैरिसीस कार्ड को देखा था। वो कार्ड कुछ इस तरह से बना। ठीक है, सेट पे क्या था, H मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो यहाँ पर था मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच का जो कर्व है उसे हम हिस्टैरिसीस कर्व कहते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं या तो फिर उसके ऊपर एक्सटर्नल फील्ड को हम अप्लाई करते हैं, तो एक्सटर्नल अप्लाई फील्ड करने से क्या होता है, एच का जो वैल्यू है ये इंक्रीज करेगा। ये जब इंक्रीज करेगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके क्या होगा, इसके इसके बाद अगर मैग्नेटाइजिंग फोर्स को और भी हम इंक्रीज करें तो ये जो बी का वैल्यू और इंक्रीज नहीं करेगा। सो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो एच का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। सो डिक्रीज करते करते एच का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, मतलब कि मान लो हम जो एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई किए थे, अब वो एक्सटर्नल फील्ड थोड़ा थोड़ा कम करके एकदम 0 कर देंगे, तो ये बी का जो पाथ होगा कुछ इस तरह सा होगा। ठीक है, मतलब जिस पाथ से बी इंक्रीज किया था उस पाथ से अब वो रिटर्न नहीं करेगा, वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। सो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स का वैल्यू 0 होने से भी यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर बचा है। मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स को 0 करने से भी मैग्नेटिक मटेरियल के, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाएगा। सो इस ये जो फेनोमेनन है, ठीक है, मटेरियल का ये जो प्रॉपर्टी है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और ये मान लो O और इसे हम A लिख देते हैं। तो ये OA जो है, OA को हम क्या कहते हैं, ये OA को हम रिटेंटिविटी कहते हैं। ठीक है, रिटेंटिविटी
इस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम रिटेंटिविटी कहते हैं, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का हम डेफिनेशन लिखे तो कुछ इस तरह सा होगा, देखो, द spontaneous magnetization is the magnetization of a material of a even in the absence of an external magnetic field. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये कर्व को हमने स्टडी किया था। सो इसे ये जो मैग्नेटिज्म इसमें बचा रह गया, इस मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, मतलब इसे पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई करेंगे तो ये कर्व कुछ इस पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। सो यहाँ इसका पॉइंट मान लेते हैं बी है। सो ओ बी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कोएर्सिविटी कहेंगे, ठीक है। और इस फोर्स को क्या कहेंगे, कोएसिव फोर्स, ठीक है। मतलब इसको पूरा का पूरा डिमैग्नेटाइज करने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को अप्लाई करना पड़ा, उसको हम कोएसिव फोर्स कहेंगे, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन किसे कहते हैं, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होने से भी उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। सो इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, इसको ही स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटाइजेशन is affected by the spin magnetic moment of electron, ठीक है। जब हमने स्पिन थ्योरी को डिस्कस किए थे तभी हम बता दिए थे कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, फील्ड अप्लाई करने से एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि ये इस फील्ड के डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता है, ठीक है। और रिवर्स करने से क्या होता है, वो फिर से रीअरेंज होने की कोशिश करता है। तो जब रीअरेंज होने की कोशिश करता है तब यहाँ पर एक लॉज होता है जिसे हम क्या कहते थे, हिस्टैरिसीस लॉस कहते थे, ठीक है। तो ये हिस्टैरिसीस लॉस को पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं इसे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो हाई क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है, हाई क्यूरी टेम्परेचर। सो क्यूरी टेम्परेचर क्या है, ये तो मैंने पहले ही बता दिए थे, ठीक है। अब हाई क्यूरी टेम्परेचर क्या है, हाई क्यूरी टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में क्या होगा, इसका जो मैग्नेटाइजिंग, ये जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, ये स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन क्या होगा,
वैनिश हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइज्म बचा नहीं रहेगा। ठीक है, उस टेम्परेचर को हाई क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। सो इसका डेफिनेशन देख लो, हाई क्यूरी टेम्परेचर is the temperature at which the at which at which the spontaneous magnetization start to vanish। ठीक है, वैनिश हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम हाई क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एंटो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो प्रॉपर्टी को शो करता है, ये क्या करेगा, उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टी शो करेगा, इसलिए तो एंटी फेरोमैग्नेटिक ऐसा नाम है। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या प्रॉपर्टी शो करता है, जब भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा इस तरह से क्या होता है, डोमेन बन जाता है कि नहीं, तो जिस तरह से डोमेन बन जाता है नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है इसके अंदर इस तरह से डोमेन रहता है। ठीक है, डोमेन रहता है। अब इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं तो ये डोमेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, है कि नहीं। ये डोमेन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा, मतलब कि कुछ सारे के सारे जो डोमेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। हम इस तरह इस डायरेक्शन में फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ये तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हम स्टडी कर रहे थे तभी बता दिया था कि यहाँ पर क्या होता है, हर एक जो एटम होता है, एटम का एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, सो एक एटम उसके आसपास का जो एटम होता है उस एटम से इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट करने से क्या होगा, वो एटम आसपास का एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसलिए यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट का, एक मोमेंट का और एटम का छोटा छोटा ग्रुप बन जाता है, जिसको हम क्या कहते थे, जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, सो अगर ये जो डोमेन क्रिएट हो गया, डोमेन क्रिएट हो गया, लेकिन इसका जो नेट मैग्नेटिज्म होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे डोमेन कुछ रैंडमली अरेंज होता है और इसका जो नेट मोमेंट होगा वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा।
सो इसको अगर हम एक्सटर्नल इसके ऊपर अगर हम फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो डोमेन होगा फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसका डोमेन जो है कुछ इस तरह से अरेंज होगा। जब हम इसके ऊपर फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये जो मटेरियल होगा, ये मटेरियल क्या होगा, कुछ एंटी पैरेलली अरेंज होगा। ठीक है, मतलब इसका जो मूवमेंट होगा कुछ एंटी पैरेलली अरेंज इस तरह से। कुछ इस तरह से देखो, ये वाला क्या हो रहा है, इसका सभी डायरेक्शन एक ही तरफ है। ठीक है, सभी डायरेक्शन क्या है, मोमेंट का एक ही तरफ है फेरो का। लेकिन जो हमारा जो एंटी फेरो है उसका जो डायरेक्शन होगा जिस तरह से, इस तरह से अलाइन हो जाएगा। इसलिए इसका जो नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और ये कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। जब इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा, हम इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरफ बिहेव करेगा। क्यों करेगा ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, हाई टेम्परेचर में पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। सो देखते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। देखो, एंटी फेरो magnetism is the presence of magnetic domain that are aligned in the opposite direction. Yeah. Magnetic in the magnetic field. Yeah. सो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, फेरो के लिए क्या होता है, पैरेलल रहता है, और इसके लिए सारे के सारे डोमेन एंटी पैरेलल रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। और इसका नेट क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि ऑपोजिट मैग्नेटिक डोमेन magnetic domain have equal magnetic moment, have equal magnetic moment which are cancelled out, which are cancelled because they are in because they are in opposite direction. ठीक है, so this makes the net magnetic moment of the material 0. ठीक है, so this type of material is known as, this type of material
this type of material, this type of material is known as anti-ferromagnetic इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इस मटेरियल को हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जैसे पहले हम डिस्कस किए थे डायामैग्नेटिक मटेरियल, उसके बाद पैरा, उसके बाद क्या देखा? फेरोमैग्नेटिक, और ये हो गया हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल होगा, एग्जांपल क्या है? जैसे हमारा होता है मैंगनीज ऑक्साइड, एमएनओ, फेरस ऑक्साइड, एफईओ, ये क्या होता है? हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसका हम क्या देखेंगे? तो इसके प्रॉपर्टीज क्या है? वो जो पहला बोला कि क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है क्या करेगा? एंटी एंटी पैरेलल होगा, है कि नहीं? सो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, क्या? द एडजेसेंट मैग्नेटिक डाइपोल्स आर अलाइंड एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में होगा तो एक इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड आर सेम। ये हो गया हमारा हमारा पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? इसका ससेप्टिबिलिटी जो होगा, ससेप्टिबिलिटी, क्या होगा? ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? इज पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा एंड वेरी स्मॉल। इसका ससेप्टिबिलिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा एंड स्मॉल होगा। सो पॉजिटिव और स्मॉल वैल्यू कौन सा मटेरियल का होता है? फेरो, डाया और पैरा, तीनों मटेरियल में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है वेरी स्मॉल होता है? बताओ, ये तो पढ़ चुके हो। पैरा, पैरा जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वेरी स्मॉल रहता है। ठीक है, तो एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक टेम्परेचर के बाद इसलिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट को हम देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? द मैग्नेटिक susceptibility initially
initially increases slightly with temperature. ठीक है, with temperature and मतलब कि इनिशियली क्या करेगा, ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज करेगा। फेरो और पैरा के लिए क्या कार्व क्या देखा था, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के जो हमने कार्व दिखाया था वो क्या था, फेरो पैरा के लिए क्या था, कुछ ऐसा था, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या क्या होता था कि उसका जो ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करता था। मतलब कि काई प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/T। मतलब ये जो काई है, काई टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये इनिशियली टेम्परेचर के साथ स्लाइटली इंक्रीज करेगा एंड आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर इट इज डिक्रीजेस। मतलब कि क्या, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब जिस टेम्परेचर के बाद इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। मतलब कि हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, टेम्परेचर एंड बियॉन्ड Tn, beyond Tn it is decreases with temperature। ये जो Tn है, ये Tn क्या है, Tn है नील टेम्परेचर। हम आगे ग्राफ को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। Tn को हम नील टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। और जब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट को हम देख लेते हैं, चौथा पॉइंट को। व्हेन T लेस देन Tn, मतलब कि टेम्परेचर नील टेम्परेचर से लेस होगा तो क्या होगा, मटेरियल, ये जो मटेरियल है मटेरियल बिहेव्स as material behave as a anti ferro material behave as a anti ferromagnetic मटेरियल। मतलब ये जो नील टेम्परेचर होगा, नील टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर में ये मटेरियल क्या क्या करेगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन व्हेन T ग्रेटर देन Tn, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू अगर Tn से ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते हमने नील टेम्परेचर को क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, मटेरियल बिहेव इस तरह से बिहेव करेगा, बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सो मटेरियल इसके बाद क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बियॉन्ड नील टेम्परेचर। छठा पॉइंट को देख लेते हैं। देखो, सिक्स पॉइंट में क्या कह रहा है, एंटी फेरोमैग्नेटिक द एंटी फेरो
magnetism will not produce any मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन। तो ये तो हमने पहले ही बोला कि किसी भी मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, डोमेन का जो मोमेंट होगा क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द टू opposing spin component, ठीक है, spin components। ये बेसिकली कौन से एटम में होता है, जहां पर वो हमारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है वहां पर ये एंटी वो फेरोमैग्नेटिज्म वहां पर देखने को मिलता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी वहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक अच्छी तरह से समझ जाने से ये एंटी फेरोमैग्नेटिक बहुत इजी हो जाएगा। सिर्फ इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका पैरेलल है, इसका एंटी पैरेलल है, ठीक है, बाकी सब एक ही है। अब पॉइंट 7 को देख लेते हैं। नील टेम्परेचर जो है हमारा, नील टेम्परेचर इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर of the antiferromagnetic, एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये जो नील टेम्परेचर है, ये नील टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे? क्योंकि बियॉन्ड दिस टेम्परेचर एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। मतलब ये जो एंटी पैरामैग्नेटिज्म है, एंटी पैरामैग्नेटिज्म जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इसलिए इस टेम्परेचर को, नील टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, नील टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है, इसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमने देखा ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता था, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में वो जो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर में क्या होता था कि जब हम फेरोमैग्नेटिक, किसी भी देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर इस डायरेक्शन में हम टेम्परेचर ले लेते हैं, इस एक्सिस में हम अगर काई को लेते हैं, काई को लेते हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक के लिए कार्ब कुछ इस तरह से बनेगा, है कि नहीं, कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होता है, इसका जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज करेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर एक ऐसा टाइम आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसका जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो क्या होगा, पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म में कन्वर्ट। सो ये जो टेम्परेचर था इस पॉइंट पे, जो टेम्परेचर था इसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। क्यूरी टेम्परेचर से पहले, क्यूरी टेम्परेचर से पहले पहले क्या होगा, इसका काई का जो वैल्यू होगा बहुत ज्यादा होगा, और ये मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन इसका टेम्परेचर अगर हम थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे
इसके ऊपर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, मान लो कि ये TC है, इस टेम्परेचर में क्या होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस टेम्परेचर जो है इसे हम QD टेम्परेचर बोलते हैं। तो नील टेम्परेचर क्या है, नील टेम्परेचर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ग्राफ देखेंगे कि नील टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर में एंटी फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो अपना एंटी फेरोमैग्नेटिज्म लॉस करता है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। उस टेम्परेचर को हम नील टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो वही यहाँ पर है कि नील टेम्परेचर को हम क्यों क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्योंकि बियॉन्ड दिस टेम्परेचर एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसलिए इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। सो ये हमारा टोटल 7 पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। सो आज इतना तक ही, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर जो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी जो बोले थे सर उसमें हिस्टैरिसीस कर्व में, तो उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड को हमने जो अप्लाई करते हैं ना, जब मैग्नेटिक फील्ड को हम वहां से हटा लेते हैं तब भी मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज तो बचा रहता है, ठीक है। मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज वो बचा रहता है जिसे हम कहते हैं रिटेंटिविटी, और उसे हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, तो ये अटेंडेंस मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो आई एम एंडिंग माय क्लास, थैंक यू वेरी मच।